अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव में डिटेल डिस्कशन करके आए थे। वेव क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो हमने इसी बेसिक नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए साउंड को स्टडी किया और समझा पढ़ा कि साउंड एक वेव है और साउंड किस नेचर की वेव है। साउंड के ऊपर हमारी मुकम्मल तौर पर डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड इवन चैप्टर नंबर 11। अब वक्त आ चुका है कि हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज, रिव्यू क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। इन दिस लेक्चर मैं कवर करूंगा इसके बहुत सारे एमसीक्यूज को। कोशिश की जाएगी कि तमाम एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं इन एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक डिटेल व्यू लेने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे एमसीक्यूज और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस लाइट बोर्ड के सेशन में। जैसा कि अब आप जानते हैं कि हम इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को कर चुके हैं। अब हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही फिर रिव्यू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एंड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप डील जानते हैं क्या है? डील सिंपल सी है कि आपने कुछ भी करने से पहले, वीडियो को देखने से पहले पॉज करना है, चीज़ों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद अपने किए हुए सोल्यूशन को इन वीडियोस के साथ टैली कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने बिल्ड हुए हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप उसे भी रेक्टिफाई कर लेंगे और अगर आपने ठीक किया हुआ तो आपको जो खुशी का एहसास होगा उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आप जानते हैं कि हमने कैसे करना है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एग्जाम्पल फाइंड आउट करनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो चलिए करते हैं। ये कीवर्ड है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऑप्शंस में साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं और वाटर वेव्स हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आप जानते हैं कि ये लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? हमने पढ़ा था दे बोथ बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आप जानते हैं ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन भी नहीं होगी और हमारी बी ऑप्शन भी नहीं होगी, तो ये दोनों सी भी कैंसिल हो गई। अब बात करते हैं इन वाटर में प्रोड्यूस होने वाली वाटर वेव्स की। स्टूडेंट्स, याद कीजिए वो टॉपिक रिपल टैंक का हमने बार बार डिटेल में डिस्कस किया था। हमने कहा था अगर आपके पास एक वाटर टैंक हो, आप उस वाटर टैंक में काम सरफेस ऑफ वाटर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी शुरू करें। आपकी इस डिस्टर्बेंस की वजह से पानी की सरफेस ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, यानी कि इसमें वाइब्रेशन अलोंग वाई एक्सिस है और वेव की प्रोपागेशन अलोंग एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट्स, तो इस केस में द एंगल बिटवीन वाइब्रेशन एंड वेव प्रोपागेशन इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये वाटर वेव्स भी कौन सी हुई? फिर ट्रांसवर्स हुई। तो यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स वाटर वेव्स हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगी। क्या होगी वो ऑप्शन? हमारे पास एक ऑप्शन बचती है एंड दैट इज द साउंड वेव्स। तो चलिए फिर अपने राइट ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द साउंड वेव्स। अब आपको यहाँ पर एक बात एक और सिखाना चाहता हूँ, वो ये है स्टूडेंट्स, ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी बाकी तमाम ऑप्शंस इररिलेवेंट हैं। कभी भी पहली ऑप्शन को देखते ही आपने आंसर पर जंप नहीं करना। मैं ऐसे बार बार समझाता हूँ। पिछले चैप्टर में भी जब हमने एमसीक्यूज किए थे, इसी पॉइंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी। जैसे अगर आप देखें तो पहले साथ ही साउंड वेव्स पहली ऑप्शन ही दुरुस्त ऑप्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तमाम बाकी ऑप्शंस को एक क्रिटिकली तौर पर एनालाइज किए। मैं चाहता तो फ़ौरन से साउंड वेव्स को पिक कर सकता था, लेकिन ज़रूरी है कि आप बाकी ऑप्शंस को भी एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लें। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज साउंड ट्रेवल, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई साउंड के ट्रेवल की, फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। तो साउंड आपके कानों तक कैसे ट्रेवल करके आती है? बाय द चेंज इन एयर प्रेशर, बाय वाइब्रेशन इन वायर्स और स्ट्रिंग्स, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बाय इंफ्रारेड वेव। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स ये दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी करेक्ट ऑप्शन ना हुई। बाय वाइब्रेशन इन वायर्स और स्ट्रिंग्स, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये लिखा हुआ है बाय वाइब्रेशन इन वायर्स और स्ट्रिंग्स। आपने पढ़ा था कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन ज़रूरी है, यानी कि अगर मेरे पास एक तार हो जो दोनों सिरों से, दोनों एंड से फिक्स्ड हो, तो अगर मैं तार को सेंटर से प्लग करूं, खींचूं और खींचकर छोड़ दूं, तो मैं देखूंगा ये तार वाइब्रेट होना शुरू हो गई है। गिटार में बिल्कुल ऐसे ही होता है, और इसकी इस वाइब्रेशन की वजह से एक आवाज़, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो जो बी ऑप्शन है, इट विल प्रोड्यूस द साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। सवाल क्या था? हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। प्रोड्यूस करने का नहीं पूछा हमसे पूछा जा रहा है कि साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगी कैसे, ट्रैवल कैसे करेगी, प्रोपागेट कैसे करेगी। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ऑप्शंस नहीं है, तो चलिए ज़रा पहली ऑप्शन को देख लेते हैं, बाय द चेंज इन एयर प्रेशर। याद कीजिए, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जब साउंड किसी सोर्स से निकलती है, तो ये जो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको पुश करती है, और पुश करते ही ये तमाम एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी प्रेशर बढ़ जाता है। आप इसे कंप्रेशन भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स फिर इससे अगला पोर्शन जो होता है एयर पार्टिकल्स का, वो फार अपार्ट होता है, जिसे रेयरफैक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं ऑरेंज कलर से डॉट्स बना रहा हूँ, ये ऑरेंज कलर से बनाने वाले डॉट्स असल में एयर के पार्टिकल्स हैं। सो ये फार अपार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रेशर कम है, जबकि इन हिस्सों में प्रेशर ज़्यादा है, ये करीब करीब है। सो यहाँ पर कंप्रेशन है, हायर प्रेशर इज प्रेजेंट इन दीज ब्लू पॉइंट्स एंड इन दीज ऑरेंज पॉइंट्स वी हैव गॉट लेस प्रेशर। सो ये रेयरफैक्शन के पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेंज इन प्रेशर जिम्मेदार है साउंड की प्रोपागेशन के लिए। सो वी विल से चेंज इन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, चेंज इन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी फिर? चलिए इसको पिक कर लेते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ए। स्टूडेंट्स इससे अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। सो यहाँ पर फॉर्म ऑफ एनर्जी का पता करना है कि इनमें से साउंड कौन सी है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने मार्क करता हूँ, क्वेश्चंस के वो पोर्शन जो मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, ये उस सवाल के कीवर्ड्स होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सवाल का वो हिस्सा होते हैं जहाँ से जवाब फाइंड आउट करने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट्स साउंड कौन सी एनर्जी है? क्या साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? नॉट एट ऑल। स्टूडेंट्स कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आप किसी स्पीकर के आगे खड़े हों और स्पीकर में कोई आपकी मनपसंद म्यूज़िक एल्बम प्ले की जाए और आप कहें तौबा, इस स्पीकर की आवाज़ से मुझे करंट लग गया। तो करंट साउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी साउंड में करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद नहीं होती। इसी तरह से स्टूडेंट्स साउंड में थर्मल एनर्जी भी नहीं है। तो हमारे ए ऑप्शन को तो कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं रखती। थर्मल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको सर्दी लग रही हो और आप
किसी स्पीकर पर जहाँ कोई म्यूज़िक एल्बम प्ले हो उसके आगे आकर खड़े हो जाएं तो क्या आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है? क्या वो स्पीकर से निकलने वाला म्यूज़िक आपको हीट प्रोवाइड करता है? नॉट एट ऑल। तो स्टूडेंट्स साउंड में थर्मल एनर्जी भी नहीं है, सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। केमिकल एनर्जी, स्टूडेंट्स डी ऑप्शन को देखिए, क्या साउंड में कोई केमिकल एनर्जी है? क्या साउंड की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन होता है? स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नो, बट अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी। साउंड के पास मैकेनिकल एनर्जी है। फैसला लेने से पहले आपको मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी पोटेंशियल यानी पोजीशन और मोशन यानी वेलोसिटी की वजह से हो, वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉडी में बार बार जब कंप्रेशन जनरेट होगा, रेयर फ्रैक्शन जनरेट होगा, तो ऐसे में बॉडी पर या मीडियम के पार्टिकल्स पर फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से जो एनर्जी यहाँ पर कार फरमा होगी वो मैकेनिकल होगी। तो स्टूडेंट्स द राइट ऑप्शन वुड बी द मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 एमसीक्यूज आपको क्लियर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सामने अब अगले रिमेनिंग एमसीक्यूज। इन्हें हम फिर से वैसे ही पढ़ेंगे और कीवर्ड्स को तलाश करेंगे। तो चलिए 4th एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, तो यहाँ पर ये इन स्पेस थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कहा यह जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स यानी वो तमाम साइंसदान जो खला में स्पेस में जाके रिसर्च करते हैं, वो स्पेस में एक दूसरे से राब्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए बोल नहीं सकते, यानी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करते, वो यूज़ करते हैं रेडियो लिंक्स यानी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं राब्ता करने के लिए। क्यों, क्या आप वजह बता सकते हैं? स्टूडेंट्स वजह बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि एक स्पीकर यानी एक सोर्स में से साउंड अगर ऑब्जर्वर तक आती है तो उसकी एक ही रीज़न है, वो रीज़न है बीच में कार फरमा मीडियम। क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड वेव्स दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू द मीडियम। अगर मीडियम होगा तो साउंड ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। स्टूडेंट्स अगर मीडियम ना हो यानी बीच में ऐसा हिस्सा जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करके एनर्जी को आगे ट्रांसफर करें वो मौजूद ही ना हो, तो क्या वेव आगे ट्रांसफर होगी? स्टूडेंट्स जवाब है ना। तो आप जानते हैं स्पेस में क्या है? स्पेस में वैक्यूम है, स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो क्या ख्याल है, स्पेस में साउंड प्रोपागेट कर सकती है? जवाब है नफी। द आंसर इज नो। तो स्टूडेंट्स स्पेस में वी कैन नॉट यूज साउंड टू कम्युनिकेट, सो दैट्स व्हाई द एस्ट्रोनॉट यूज रेडियो लिंक फॉर देयर कम्युनिकेशन। तो ऑप्शंस पर चलते हैं भाई, ऑप्शंस पढ़ते हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल वेरी स्लोली इन स्पेस, नॉट एट ऑल, साउंड डू नॉट ट्रेवल। तो पहली ऑप्शन तो गलत है। साउंड वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट इन स्पेस, नॉट एट ऑल, बिल्कुल गलत। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, ये ऑप्शन दुरुस्त तो है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप तब तक सही जवाब नहीं पकड़ेंगे जब तक आप बाकी ऑप्शंस को ना देख लें। तो डी ऑप्शन पर चलते हैं। साउंड है वेरी लो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस, तो ये भी गलत जवाब है। दुरुस्त जवाब सिर्फ सी है। तो स्टूडेंट्स हमारा 4th एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। चलिए अगले एमसीक्यू की तरफ। द लाउडनेस ऑफ साउंड, तो यहाँ पर कुछ जो पूछा जा रहा है उसका ताल्लुक लाउडनेस के साथ है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, यानी कि यहाँ पर लाउडनेस के फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। याद कीजिए लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती थी? हमने मेन 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे। हमने कहा था लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, और हमने कहा था लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। सो स्टूडेंट्स दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो लाउडनेस ऑफ द साउंड को इफेक्ट करते हैं।
चलिए ये पॉइंट्स तो आपके सामने रख दिए, अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्या लाउडनेस का कोई ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है? नॉट एट ऑल, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। क्या लाउडनेस का ताल्लुक किसी पीरियड के साथ है? यहाँ पर पीरियड से मुराद टाइम पीरियड है, तो जो तीनों फैक्टर्स लिखे हैं उनमें कहीं पर पीरियड मौजूद नहीं है, तो बी भी गया। सी ऑप्शन वेवलेंथ, लाउडनेस का कोई ताल्लुक वेवलेंथ के साथ है? नहीं है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन को देखिए, हमारे पास पहला फैक्टर ही एम्पलीट्यूड है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एम्पलीट्यूड लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है। चलिए अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। स्टूडेंट्स द नेक्स्ट एमसीक्यू इज हैविंग अ स्टेटमेंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, इसी नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड लाइज बिटवीन, तो भाई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बताइए क्या होगी। हमने इस चैप्टर के सेकंड लास्ट लेक्चर में इस पॉइंट को डिस्कस किया था। क्या थी रेंज? याद कीजिए, हमने कहा था एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो 1000 को 20 के भी कहते हैं, के मीन्स किलो, तो किलो एक प्रीफिक्स है जो 10 की पावर 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो 20 के का मतलब 20,000 ही होगा। तो अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। क्या 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज है? नो। 25 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज है? नो। आपके सामने यहाँ रेंज लिखी हुई है। क्या 30 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है? नो। बी ऑप्शन क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, तो हमारी बी ऑप्शन दुरुस्त है। सो स्टूडेंट्स, वन मोर द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, चलिए पढ़ते हैं। When the frequency of sound is increased, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। Which of the following will decrease? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से कौन सी चीज़ कम होगी? तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, वेवलेंथ, पीरियड और एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स याद कीजिए पिछला चैप्टर जहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करें तो वेवलेंथ बढ़ती है। हमने देखा था कि अगर ये शुरू में वेवलेंथ कुछ इस तरह की हो और आप वेवलेंथ को बढ़ा दें, लाइक दिस, वेवलेंथ को इनलार्ज कर दें, अब देखिए वेवलेंथ बड़ी हो गई, तो अब उसी जगह पर जहाँ पर पहले 2 वेव्स आ रही थी, अब 1.5 वेव आ रही है, कम वेव्स आ रही हैं। सो पहले अगर 1 सेकंड में 2 वेव्स थी, अब 1 सेकंड में 1.5 वेव है। आपने वेवलेंथ को बढ़ा किया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यानी इन्वर्स रिलेशन है। तो हमने ये देख लिया कि वेवलेंथ तो कम होगी, वेवलेंथ तो पक्का रिड्यूस होगी। वेवलेंथ के अलावा देखते हैं स्टूडेंट्स, पीरियड से मुराद यहाँ पर टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है? व्हाट डू यू से स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी भी टाइम पीरियड के इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी टाइम पीरियड भी कम होता चला जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर रहा है फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से। तो अब हमने ऑप्शंस में देखना जहाँ पे 1 और 2 दोनों का जिक्र हो। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। 1 ओनली, यानी कि सिर्फ वेवलेंथ डिक्रीज होगी। नो, वेवलेंथ के साथ टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो रहा है, तो ए इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। बी को देखते हैं, 3 ओनली, 3 इज एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता फ्रीक्वेंसी को, यानी मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड किसी सूरत भी इफेक्ट नहीं करने वाला, तो बी ऑप्शन कैंसिल होगी। डी ऑप्शन को देखते हैं, वेवलेंथ 1 और 3 ओनली लिखा हुआ है, तो वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड का जिक्र किया जा रहा है, एम्पलीट्यूड पर हमने कहा कि इफेक्ट नहीं करता, तो डी ऑप्शन भी नहीं। आप सी ऑप्शन को देखते हैं, 1 और 2 ओनली, तो स्टूडेंट्स यस, यहाँ पर 1 और 2 ओनली ही की करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ और टाइम पीरियड रिड्यूस कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में जो हमने एमसीक्यूज़ की क्रिटिकल एनालिसिस की है, क्रिटिकल डिस्कशन की है, आप तक पहुँची होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे हमने तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है इस बात पे कि डू नॉट जंप राइट ऑन अ करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ओवरव्यू ऑल द ऑप्शंस, आप तमाम ऑप्शंस को पहले एक दफ़ा चेक कर लें, तमाम ऑप्शंस को एक दफ़ा देख लें, परख लें, फिर उसके बाद राइट ऑप्शन पे मूव करें। मुझे उम्मीद होगी कि तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, एज़ हमने तमाम ऑप्शंस को एक दफ़ा परखा है और फिर राइट ऑप्शन को सेलेक्ट किया। बहुत सिंपल से थे, हमने तमाम सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।